हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और सीटेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टीचिंग स्टाइल्स और मेथड से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें टीचिंग स्टाइल्स तीन मेजर टीचिंग स्टाइल्स हैं। एक है परमिसिव, जिसे अनुमोदक कहते हैं, अथॉरिटेरियन सत्तावादी, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक। और लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल सबसे अच्छी यही है। डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल सबसे बढ़िया है, सबसे बेहतर है। तो परमिसिव टीचर्स, अनुमोदक शिक्षक कौन से हैं? तो रूल्स इसमें क्या होते हैं, परमिसिव में रूल्स कम होते हैं। तो जब रूल्स कम होंगे तो बच्चा बेकाबू हो जाता है। ठीक है, रूल्स अप्लाई ठीक से नहीं कर पाते हैं क्योंकि बच्चा कैसा है, बेकाबू। रूल्स कम रखने, जो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो रूल्स कम रखते हैं, उन्हें परमिसिव टीचर्स कहते हैं। ठीक है, रूल्स अप्लाई भी ठीक से नहीं हो पाते, नियम बनाते हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं हो पाते। कक्षा में कोई भी नियम नहीं है, ना नियम, ना कायदा, ना कानून, कुछ भी नहीं होता है। जिसका मन होता है, जैसा चाहता है वैसा करता है। टीचर की कोई बात ही नहीं सुनता, नियम ही कम है, बच्चा बेकाबू है, टीचर कुछ कह रहा है सुन ही नहीं रहा। तो ऐसा टीचर परमिसिव टीचर्स कहलाएगा। अथॉरिटेरियन टीचर्स कौन होगा? सत्तावादी शिक्षक। टीचर के अनुसार रूल्स किसके अनुसार बनेंगे? टीचर के अनुसार। टीचर ने जो नियम बना दिया वो बन गया, उसी के हिसाब से हर एक बच्चे को चलना है। इसलिए ये टीचर सेंटर्ड जो है टीचिंग स्टाइल है। स्टूडेंट को बस रूल्स फॉलो करना होता है। ठीक है, टीचर ने रूल बना दिए हैं, वही नियम को फॉलो करेगा, अपने हिसाब से कुछ नहीं करेगा और बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर होगा ऐसा। ठीक है, अथॉरिटेरियन सत्तावादी होगा, बहुत स्ट्रिक्ट कठोर टीचर होता है ये। कंट्रोल एनवायरनमेंट रखेगा, इफेक्टिव तो है। ठीक है, इफेक्टिव तो है ये तरीका, लेकिन कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, इफेक्टिव है और बच्चे इसमें नियम का पालन करेंगे। ठीक है, और टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होता है। लास्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक टीचर वो होगा जिसे हिंदी में लोकतांत्रिक शिक्षक कहते हैं। लोकतांत्रिक शिक्षक तो सबकी सुनी जाएगी, हर एक बच्चे की बात सुनी जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई केवल बच्चे ही जो है पूरी क्लास को चला रहे हैं, टीचर की कोई सुन ही नहीं रहा। ऐसा भी नहीं होगा कि टीचर ही सुनाएगा, बच्चों की कोई नहीं सुनेगा, बच्चे सिर्फ रूल्स फॉलो करेंगे, जैसा अथॉरिटेरियन में होता था। परमिसिव में क्या होता था? परमिसिव में बच्चे सुनाते थे, टीचर कुछ भी नहीं बोल पाता था, कोई नियम ही नहीं था, बच्चे बेकाबू होते थे। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेटिक में हर एक बच्चे की बात सुनी जाएगी। ठीक है, और सभी इश्यू को इनपुट किया जाएगा। इनपुट ऑल इश्यूज, सभी इश्यू को सुना जाता है। बच्चों के विचारों को और उनकी आवश्यकताओं को महत्व दिया जाएगा। यानी बच्चों के विचार क्या हैं, बच्चों की क्या आवश्यकता है, उन सबको इम्पोर्टेंस दी जाती है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है ये। चाइल्ड सेंटर्ड है ना, यानी बालक केंद्रित यह टीचिंग स्टाइल है, इसलिए इसको डेमोक्रेटिक कहा जाता है। ठीक है, वोटिंग फॉर सिलेक्शन के लिए वोटिंग का यूज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई शिक्षक के मन से, जिस शिक्षक के मन में जो आया उसी बच्चे को जो है मॉनिटर बना दिया, या किसी बात को मनवाना हो तो शिक्षक को जो अच्छा लगेगा वही करेगा। इसके लिए वोटिंग दी जाएगी, प्रॉपर वोटिंग होगी तो वो डेमोक्रेटिक टीचर्स कहलाएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट है तीनों में से, परमिसिव, अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक। इन तीनों में सबसे बेस्ट डेमोक्रेटिक टीचर्स होता है, जो हर एक बच्चे की बात को सुनता है और हर एक बच्चे के विचारों को और उसकी आवश्यकता को महत्व देता है। अब यह है पेरेंटिंग स्टाइल्स। ठीक है, पेरेंटिंग स्टाइल्स 4 मेन है इसमें हैं। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में पान कहते हैं, PAAN। कौन सी होती है पान? पी से है परमिसिव। परमिसिव में क्या होगा? बच्चे घर के मालिक हैं। ठीक है, पेरेंट्स क्या करते हैं? बच्चों की ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, बच्चों की केयर बहुत की जाती है ऐसे घर में। तो परमिसिव पेरेंट्स वो होंगे जो बच्चे की सबसे ज़्यादा केयर की जाती है और कंट्रोल बहुत कम होता है और बच्चे ही घर के मालिक होते हैं। ये हो गया परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। ए फॉर क्या है? ए फॉर है अथॉरिटेटिव, आधिकारिक पेरेंट्स। तो ये बेस्ट है ना, आधिकारिक पेरेंटिंग स्टाइल बेस्ट है।
कंट्रोल भी होगा और केयर भी होगा। ठीक है, ये तो 50-50 है, जितनी केयर उतना ही कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि केयर ही केयर की जाएगी, केयर भी की जाएगी, बच्चों की देखभाल भी की जाएगी और उन पर नियंत्रण भी रखा जाएगा। अथॉरिटेरियन, सत्तावादी। ठीक है, तो ऐसे पेरेंट्स अथॉरिटेरियन कहलाएंगे जो अपनी बात एक बार कह दी तो कह दी। ठीक है, तो कह दिया सो कह दिया, कंट्रोल ही कंट्रोल है, केयर नहीं है, बच्चों की केयर नहीं करेंगे। जो उन्होंने एक बार कह दिया वो पत्थर की लकीर है, सत्तावादी हैं। अनइन्वॉल्व्ड, अनइन्वॉल्व्ड ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें, बच्चे अपने अलग मस्त हैं, पेरेंट्स अपने अलग मस्त हैं। ठीक है, ना केयर है ना कंट्रोल है, तो वो अनइन्वॉल्वमेंट है, अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है, तो आगे अभी हमने पढ़ा था कि अथॉरिटेटिव पेरेंट यानी आधिकारिक पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बेस्ट है, कंट्रोल भी होगा, केयर भी ज़्यादा होगी, ओपन कम्युनिकेशन होती है ना, बच्चे अपनी बात कहने में डरेंगे नहीं, आराम से अपनी बात कह सकते हैं, जो उनके मन में आता है वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को शेयर करेंगे। ठीक है, नर्चरिंग, बाउंड्रीज, एक्सपेक्टेशन, रिस्पॉन्सिबल और एक्सेप्टिंग, यानी कि दोनों के मध्य में लॉजिकल बैलेंस बातें मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई कि बच्चों ने कुछ भी कह दिया वही मान लिया जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में बात होगी, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, और जो लॉजिकल बातें हैं उनका बैलेंस होता है, उन्हीं बातों को मान लिया जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकल बातें होंगी, लॉजिकल चीज़ें, मानने वाली बातें मानी जाएंगी। ठीक है, और जो ऐसा नहीं है कि जो ना मानने वाली बातें वो भी मान ली जाएंगी बच्चों की। तो कंट्रोल भी होता है और केयर भी होती है। ऐसा नहीं कि बच्चे ने कहा कि मुझे रात में 12 बजे जाना है दोस्तों के साथ पार्टी करने, तो उसको भेज देंगे, नहीं। ठीक है, पार्टी करनी है तो उसके लिए टाइम, पार्टी करने के लिए मना नहीं होगी, ठीक है, घूमने के लिए मना नहीं है, लेकिन वो जो है उनका फिक्स टाइम है एक, उसके लिए अलाउ करेंगे, उसके बाद नहीं। तो कंट्रोल भी है और केयर भी है। अथॉरिटेरियन, सत्तावादी, स्ट्रिक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा और एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो रखते हैं अपने बच्चों से। ठीक है, एक्सपेक्टेशन बच्चों से कैसी होगी, बहुत हाई। गिव ऑर्डर ओनली, केवल आदेश देते हैं अपने बच्चों को। ठीक है, और जब आदेश देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं अथॉरिटेरियन। ठीक है, अनसपोर्टिव भी होते हैं पेरेंटिंग, ये पेरेंट्स कैसे होंगे, अनसपोर्टिव, यानी कि पेरेंट ने जो कह दिया सो कह दिया, एकदम सत्तावादी, हिटलर की तरह से, अथॉरिटेरियन। ठीक है, परमिसिव, अनुमोदक, बच्चे ने जो कह दिया सो कह दिया। परमिसिव में बेटा क्या होगा कि बच्चे ही घर के मालिक हैं, बच्चों ने जो कह दिया सो कह दिया। यहाँ पे अथॉरिटेरियन पेरेंट्स, उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। यहाँ परमिसिव में बच्चों ने जो कह दिया सो कह दिया। ठीक है, तो ये ज़्यादा लाड़ प्यार में बिगड़ जाते हैं बच्चे, पेरेंट्स उन पर कंट्रोल रखते नहीं हैं, केयर ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो कम कंट्रोल होगा। अनइन्वॉल्वमेंट, ना तो बच्चों को मतलब है ना पेरेंट्स को मतलब है, दोनों अपने अपने अलग व्यस्त हैं, मस्त हैं, जैसे बोलते हैं अनइन्वॉल्वमेंट टीचर, अनइन्वॉल्वमेंट पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक है, बच्चा है भी या नहीं, घर में बच्चा है भी या नहीं, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा हमारा कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये 4 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल है, ये हमें याद रखनी है। और सबसे बेस्ट है अथॉरिटेटिव जो है पेरेंटिंग स्टाइल सबसे बेस्ट होती है, इसमें केयर भी की जाएगी और कंट्रोल भी रखा जाता है। अब कुछ टीचिंग स्ट्रेटेजी हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग वे हैं, यानी शिक्षण तकनीकियाँ, टीचिंग स्ट्रेटजीज, शिक्षण करने की कुछ तकनीकियाँ हैं, यानी कि शिक्षा के उद्देश्य को अचीव करने के लिए प्रयोग करने वाले टूल है ये, जो शिक्षा के उद्देश्य बने हुए हैं। ठीक है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उनको अचीव करने के लिए, ठीक है, उनको अचीव करने में ये हेल्पफुल टूल है। ठीक है, मेथड्स हैं,
तो टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? दो तरह की टीचिंग स्ट्रेटेजीज है, एक ऑटोक्रेटिक यानी कि दूसरी है डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। तो ऑटोक्रेटिक कौन सा मेथड है टीचिंग का? ऑटोक्रेटिक अधिनायकवादी तकनीक कहते हैं इसको, ऑटोक्रेटिक वह शिक्षण तकनीक। तो इसलिए टीचर सेंटर्ड होती है या फिर कंटेंट सेंटर्ड होगी। कन्वर्जेंट अप्रोच पर ये काम करती है। ठीक है, ट्रेडिशनल टीचिंग स्ट्रेटजी यानी कि परंपरागत तरीके से जो शिक्षण विधियाँ चली जा रही हैं उन्हीं पर ये काम करती है, उन्हीं के हिसाब से चलती जाएगी। तो स्टूडेंट का रोल जो है, ठीक है, बच्चे को सेकेंडरी माना जाएगा, प्राइमरी नहीं। तो इसमें जो है टीचर सेंटर्ड होता है। सबसे प्रमुख धारा में कौन है? टीचर। और सेकेंडरी कौन है? बच्चा, स्टूडेंट। और सिलेबस सेंटर्ड भी कह सकते हैं या फिर हम कंटेंट सेंटर भी कह सकते हैं। अब कौन सी होती हैं ये टीचर सेंटर्ड या कंटेंट सेंटर्ड या सिलेबस सेंटर्ड विधियाँ कौन सी हैं? तो पहली है व्याख्यान विधि, यानी व्याख्यान विधि के द्वारा पढ़ाना। ये सभी व्याख्यान विधि सिलेबस सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है, कंटेंट सेंटर्ड है, ट्रेडिशनल है। ठीक है, स्टूडेंट इसमें सेकेंडरी रहेगा, प्राइमरी कौन रहेगा? टीचर रहेगा, क्योंकि टीचर सेंटर्ड है। तो व्याख्यान विधि है, इसको लेक्चर मेथड भी कहते हैं, इसे चॉक एंड टॉक मेथड भी कहा जाता है। चॉक का इस्तेमाल होगा और केवल बातों का इस्तेमाल होता है, बातें ही की जाती हैं, लेक्चर दिया जाता है और चॉक का यूज़ होगा। तो बड़ी संख्या को पढ़ाने के लिए तो सही है 100, 200, 300, 500 बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड, तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है लेक्चर मेथड। ठीक है, अभी हम भी इसी मेथड का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि व्याख्यान विधि यही कहलाती है कि क्या करो, यहाँ हालांकि चौक नहीं है, अपने पास केवल टॉक है। ठीक है, तो हम केवल क्या कर रहे हैं? व्याख्यान विधि से ही पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी संख्या में पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। 100, 200, 500, 1000 ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया है। व्याख्यान विधि को इफेक्टिवली कैसे बनाया जाएगा? अब व्याख्यान विधि तो है, अब इसको इफेक्टिव कैसे बनाए? व्याख्यान विधि हालांकि बड़ी जनसंख्या को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है, तो इसको इफेक्टिव कैसे बनाएं, इसको और उपयोगी कैसे बनाएं? तो सबसे पहले तो बी ऑर्गेनाइज्ड, पहले से चीज़ों को प्लान करके रखना पड़ेगा हमको, किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी हैं। और अलाउ फॉर पीरियोडिक ब्रेक ड्यूरिंग टीचिंग, और टीचिंग के दौरान हमको पीरियोडिक यानी कि भाई कुछ अंतराल के समय पर ब्रेक रखने पड़ेंगे। लगातार पढ़ाते रहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? बच्चा बोर हो जाएगा। तो इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि ब्रेक मिल सके। ऐसा नहीं है कि शुरू से स्टार्ट किया CDP और एंड तक एक बार में ख़त्म करा दिया। इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि ये लेक्चर मेथड इफेक्टिव हो सके। यूज़ विजुअल एड्स, यानी विजुअल एड्स का यूज़ करना है। ज़्यादातर चीज़ें हमें दिखा करके भी सिखानी होती हैं। ठीक है, तो अलाउ फॉर क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए बच्चों को अलाउ भी करना है। ऐसा नहीं है एक तरफ से बोले जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, कुछ ना बच्चों की सुन रहे हैं ना उनसे पूछ रहे हैं कि क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें क्वेश्चन पूछने के लिए बच्चों को अलाउ करना चाहिए, समय देना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, अरेंज प्रॉपर सीटिंग, तो पहले तो प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी सब एक दूसरे को देख सके। ऐसा अरेंजमेंट हो कि हर एक बच्चा, हर टीचर और बच्चे एक दूसरे को आराम से देख सकें। तो फेस टूवर्ड्स द टीचर, तो फेस किधर होना चाहिए? शिक्षक की तरफ। तो साथ छात्र और शिक्षक आमने सामने होने चाहिए। और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, और छोटे से ग्रुप डिस्कशन की भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, छोटे जो ग्रुप डिस्कशन भी होते रहने चाहिए ताकि ये लेक्चर मेथड इफेक्टिव बन सके। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आसानी से डिलीवर कर सकते हैं। तो ये जो CDP की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना, किसी भी सब्जेक्ट की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो ये आसानी से डिलीवर हो सकती है। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब्जेक्ट में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है। GK है, तो ये सब्जेक्ट में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, इसको हम आसानी से डिलीवर कर सकते हैं।
यानी कि ऐसी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन की कम गुंजाइश हो, या डिस्कशन और डाउट की कम गुंजाइश हो, डाउट नहीं आए, ऐसे मेथड उस सब्जेक्ट को इस मेथड से पढ़ा सकते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए ये विधि नहीं है लेक्चर मेथड। अब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में आप पहुँच गए तो वो छोटे बच्चों के लिए नहीं है। फर्स्ट सेकंड क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास यहाँ पर ये लेक्चर मेथड काम नहीं करता, क्योंकि उनको हमें बच्चों को सक्रिय बनाना पड़ेगा और बच्चों से बातचीत करके, ठीक है, उन्हें एक्टिव बन कर रख के पढ़ाना पड़ता है बच्चों को। तो छोटे बच्चों को एक्टिविटी मेथड से सिखाते हैं, लेक्चर मेथड यूज़ नहीं करते, एक्टिविटी मेथड यूज़ करते हैं। एक्टिविटी मेथड जिसमें बच्चा खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इसमें सभी को एक डंडे से हाँका जाता है। नहीं, लेक्चर मेथड ऐसा है कि 100 बच्चे बैठे हैं, 200 बच्चे हैं, 1000 बैठे हैं, 4000 बैठे हैं, उन सभी को एक ही डंडे से हाँकने का मतलब है कि भाई लेक्चर सभी को दे रहे हैं, सबके कान में आवाज़ जा रही है, सब सुन रहे हैं, ठीक है। तो एक ही तरह से समझा जाता है कि हर एक बच्चा एक समान चीज़ें सीखता है। यहाँ 1000 बच्चे बैठे हों तो ये टीचर मान के चलता है कि हज़ारों बच्चे हमारी एक बात को उतना ही ग्रहण कर रहे हैं जितना हर एक कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। बड़े बच्चे हैं वो तो कर लेंगे, ठीक है, उनका एक मैच्योरिटी लेवल होता है जिससे वो सभी बच्चे ग्रहण कर सकते हैं, बातों को समझ सकते हैं। तो लिटिल इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट, तो ये जो है मेथड, ठीक है, वो बच्चों की वो है, बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं होता ये लेक्चर मेथड, ये टीचर पे डिपेंडेंट होता है। तो बच्चे बोर्डम हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो लेक्चर मेथड में अगर लेक्चर मेथड इंटरेस्टिंग नहीं हुआ तो बच्चे बोर हो जाएंगे बहुत जल्दी और सो भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सो जाए बोर होकर के। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कौन सा, प्रदर्शन विधि, ये प्रदर्शन विधि जो है साइंस के लिए बढ़िया है, बेस्ट है साइंस के लिए। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब वो दिखा करके सीखना, प्रदर्शन करके सिखाना, ठीक है। तो दिखा विधि बोलते हैं इसको, यानी दिखा कर चीज़ें दिखाना, सिखाना, डेमो दिखाना। तो डेमो के द्वारा साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एक्सपेरिमेंट है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो रियल एक्सपीरियंस नहीं ले पाता। इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में बच्चा रियल एक्सपीरियंस नहीं ले पाएगा, करके दिखाना पड़ेगा उसको। डॉक्टर ज़्यादा प्रयोग करते हैं इसमें, तो डॉक्टर्स हैं वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स जो है हमारे शरीर के अंदर का हर एक फंक्शन समझना चाहते हैं, समझते हैं, इसलिए तो उन्हें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि वो डमी रख लेते हैं और उसी को देख करके सीखते हैं और सिखाते हैं। तो जब बच्चा कहीं किसी इशू में प्रॉब्लम फेस करे तब उसको दिखा करके समझाया जाए या समाधान कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो बच्चा कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है किसी चीज़ में, तो उसको तब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो डील डायरेक्टली विद देयर कंसर्न, ठीक है, जो भी उनका डाउट है, जो भी उनका कंसर्न है, उसको हम डायरेक्टली डील कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा। इश्यू है, प्रॉब्लम है, उसको भी डायरेक्टली डील करके सॉल्व कर सकते हैं। तो साइंस में ज़्यादा प्रयोग होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो लेबोरेटरी में भी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ही होता है, ठीक है। इसके द्वारा सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रमोट किया जाता है। जब बच्चा देख करके सीखेगा तो उससे उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मॉडलिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं, तो मॉडलिंग प्रोसेस का भरपूर इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है। मॉडलिंग प्रोसेस जो है इसमें, इस डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में मॉडलिंग प्रोसेस का सबसे ज़्यादा भरपूर इस्तेमाल होता है अटेंशन बच्चे को। अब इसमें मॉडलिंग प्रोसेस में बच्चे का अटेंशन यानी कि ध्यान बहुत ज़्यादा होगा। अब जो देख करके सीखेगा तब उसको बहुत देर तक, ज़्यादा देर तक याद भी रहेगा, ठीक है, और उसको रिप्रोड्यूस भी कर सकता है और उसको रीइंफोर्समेंट भी मिलेगा इस चीज़ से, ठीक है। तीसरा मेथड है ट्यूटोरियल मेथड, ट्यूटोरियल यानी कि ट्यूशन मेथड। तो ट्यूशन मेथड, ट्यूशन क्या होती है, ट्यूशन में क्या करते हैं, टीचर 1 बाई 1, 1 ऑन 1, यानी एक बच्चा एक टीचर आमने सामने बैठ करके जो शिक्षक उनको सिखाता है, पढ़ाता है, ठीक है। इसलिए इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन पर दिया जाता है, यानी एक ही टीचर है और एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो उनको हम इंडिविजुअली एक एक करके उनको सिखा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको ज्ञान प्रदान करा रहे हैं। तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए है ये, तो किसके लिए, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। तो डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड्स और वैल्यू, इसमें मेहनत तो ज़्यादा लगती है, लेकिन उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलता है कि बच्चे के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा
और उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि फिर टीचर 1 बाय 1 एक बच्चे पर प्रॉपर ध्यान दे पाता है। तो ये ट्यूशन मेथड है, इसमें पूरी क्लास को तो खैर नहीं पढ़ा सकते, लेकिन कुछ बच्चों को इसके द्वारा हम पढ़ा सकते हैं ट्यूशन मेथड के द्वारा। तो ये थी ऑटोक्रेटिक मेथड्स जो कि हमने पढ़े। अब पढ़ेंगे हम डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज, लोकतांत्रिक तकनीक, डेमोक्रेटिक मेथड या डेमोक्रेटिक वे ऑफ टीचिंग। तो ये डेमोक्रेटिक सबसे बेस्ट हैं, और ये क्योंकि ये बेस्ट इसलिए क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड होती हैं, ठीक है। और ये डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज जो जॉन डेवी ने सबसे पहले सबसे ज़्यादा जोर दिया है कि इन विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड का यूज़ होना चाहिए, ये जॉन डेवी कहते हैं। तो स्टूडेंट सबसे प्रथम रखा जाएगा। उसमें क्या होता था ऑटोक्रेटिक में, टीचर प्रथम स्थान पे था और बच्चा दूसरे स्थान पे। यहाँ पर बच्चा पहले स्थान पे आ जाएगा, बच्चा प्राइमरी होगा और टीचर सेकेंडरी होगा, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट है, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके एटीट्यूड के हिसाब से, उनकी कैपेसिटीज़ के हिसाब से, एबिलिटीज़ के हिसाब से, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से, उनकी मेंटल लेवल क्या है उसके हिसाब से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो यही वो है डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी, ठीक है, लोकतांत्रिक तकनीक। तो बच्चे को उसके इंटरेस्ट, उसकी रुचि के हिसाब से पढ़ाना, उसके एटीट्यूड के हिसाब से पढ़ाना, उसकी कैपेसिटीज़ के हिसाब से पढ़ाना, एबिलिटीज़ के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से, उसका मानसिक स्तर कैसा है उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चा कैसा है, प्राइमरी है, टीचर सेकेंडरी स्थान पर पहुंच गया। तो पहला जो तरीका है डेमोक्रेटिक का वो है समूह परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन कह सकते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन क्या भाई, ग्रुप होगा उसमें डिस्कशन चल रहा होगा। तो ये ऑर्गेनाइज्ड अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि वो क्या करें, वो सेलेक्टेड टॉपिक, सेलेक्टेड इशू, कुछ आइडिया को ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि ये ग्रुप बना लिया 10, 15, 20 बच्चों का, उसमें एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया या कोई इशू है उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, उस पर हम ग्रुप डिस्कशन कराते हैं। जैसे कि डिबेट टाइप का हो सकता है, डिबेट है, ग्रुप डिस्कशन है, जैसे बहस कहते हैं, परिचर्चा भी कह सकते हैं। तो ये परिचर्चा मेथड या समूह परिचर्चा मेथड है जो कि ग्रुप डिस्कशन के तरह ही होता है। स्टूडेंट हैव ए सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अब इस ग्रुप डिस्कशन के लिए हर एक बच्चे के पास, जितने भी बच्चे इस ग्रुप में बैठे हैं, तो हर एक बच्चे के पास एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि उन्हें हर एक बच्चे को ये समझ में आ सके कि इस ग्रुप में जो है किस चीज़ पर चर्चा हो रही है, और वो सामने वाले का जवाब भी देने के लिए तैयार रह सकें। ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे तो जो है ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, बाकी के चुपचाप बैठे, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो इसलिए हर एक बच्चे का, जितने बच्चे उसमें हैं पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो उनका एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस या सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये टीचर फैसिलिटेटर, टीचर यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे टीचर फैसिलिटेटर की तरह कार्य करेगा, हैं। शिक्षक केवल यहाँ पे दिशा निर्देश देगा, आराम से बैठ करके देखेगा, हैं, और बच्चा सक्रिय होकर के सीखेगा। तो टीचर इसमें एक तरह से गाइडेंस देगा बैठ करके, ठीक है। उसका ये काम है कि उसको ऑब्जर्वेशन करना है, कहीं पर कोई ज़्यादा भारी समस्या आती है तब थोड़ी सी हेल्प देनी है, अदरवाइज उनको खुद ही सही डायरेक्शन, एक सही दिशा में ले जाना है। सोशल स्किल्स, इससे बच्चे के पास सोशल स्किल्स आएंगी, जब वो बहस करेगा, सामने वाले की सुनेगा, ठीक है, अपनी सुनाएगा और सामने वाले के सवालों का एनकाउंटर करेगा, जवाब देगा, तो उससे सोशल स्किल्स आएंगी, बात करने का तरीका आएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अंदर डेवलप होंगी, और लिसनिंग स्किल्स भी सीखेगा, लिसनिंग स्किल भी डेवलप होगी। नहीं, सामने वाले की जब बात सुनेगा, ठीक है, जब जवाब तो तभी दे पाएगा सामने वाले की पूरी बात सुने, तो सुनने की क्षमता भी इसके अंदर डेवलप होगी। प्लान्ड एक्टिविटी ना, ये कैसा है, एक्टिविटी इसके लिए प्लान करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा करके दे दिया टॉपिक, तो उसके लिए पहले से एक एक्टिविटी को प्लान करनी पड़ेगी, ठीक है। ये प्लान्ड एक्टिविटी मेथड है, ऐसे ही नहीं कि भाई कभी भी शुरू कर दिया, इसके लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। हर किसी बच्चे को एक्टिवली, ठीक है, हर किसी बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व करना होगा, ठीक है। यानी कि बच्चा इन्वॉल्व रहेगा, हर एक बच्चा, तो ग्रुप में काम करना सीख जाएगा, टीम वर्क उसके अंदर डेवलप होगा, ठीक है। जब ग्रुप डिस्कशन करेगा तो उसके अंदर उसकी एक खुद की टीम होगी,
तो वो टीम वर्क में काम करना सीख जाएगा, कैसे टीम वर्क में काम करता है। लीडरशिप स्किल भी इसके अंदर जो है डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अपनी टीम को कैसे करके लीड करके ले जाना है, वो भी इसके अंदर एक जो है योग्यता डेवलप होगी, कौशल डेवलप होगा लीडरशिप का। पोलाइटनेस, उसके अंदर पोलाइटनेस की स्किल भी बढ़ेगी, नम्र बनेगा बच्चा, सामने वाले की बातों को समझेगा, जवाब देगा। तो लॉजिकल जो है कम्युनिकेशन होगा इसमें, तो उससे पोलाइटनेस भी बढ़ेगी। तो है तो खैर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि मुद्दे से अगर भटक जाए तो भाई पता नहीं कहाँ पर कन्वर्सेशन कहाँ चली जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखना है कि मुद्दे से नहीं भटक पाए, यही टीचर का काम है। जो कि साइड में बैठा हुआ टीचर है वो यही बात का ध्यान रखेगा कि जो हमने टॉपिक दिया था डिबेट के लिए, उसी पर डिबेट हो रही है या कहीं और ही चल रही डिबेट। तो वो टीचर बार बार जो है इस बात का विशेष ध्यान रखता है। टाइम कंज्यूमिंग है, समय लगेगा, ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते ग्रुप डिस्कशन का। कभी कभी बीच बीच में, ठीक है, कोई टॉपिक है उसके लिए किया जाता है। रेगुलर पढ़ाई नहीं करा सकते इससे, ग्रुप डिस्कशन से हर एक टॉपिक नहीं करा सकते ग्रुप डिस्कशन से। हाँ, तो कुछ चीज़ें हैं हर एक टॉपिक में, उनको हम करा सकते हैं। तो एग्जीबिशन मेथड है, प्रदर्शनी विधि। तो इसमें एग्जीबिशन यानी प्रदर्शन, एग्जीबिशन क्या होता है भाई, मेला टाइप का होता है, प्रदर्शनी लगाते हैं। तो कलेक्शन ऑफ मटेरियल दैट आर डिस्प्लेड टू लर्न, ठीक है, टू लर्न। तो ऐसी चीज़ें इकट्ठी करके रखते हैं जिससे कि ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिससे कि बच्चा कुछ सीख सके, ठीक है। तो ऐसे प्रदर्शनी विधि कहते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल कोर्स के माध्यम से हो, ठीक है, यानी ज़रूरी नहीं कि फॉर्मल कोर्स के माध्यम से ही चीज़ें सिखाई जाएँ। इनफॉर्मल तरीके से भी बच्चों को सिखाया जा सकता है, फैमिली के साथ भी, ठीक है, फैमिली के साथ भी जा सकता है बच्चा। तो जो भी कलेक्शन हो उस पर उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखी हो। तो एग्जीबिशन जो लगाएंगे, जो चीज़ें वहाँ पर हम मटेरियल जो यूज़ किया है वहाँ पर डिस्प्ले के, कोई भी जितने भी मटेरियल हमने रखे हुए हैं वहाँ प्रदर्शनी में दिखाने के लिए, उस प्रदर्शनी में जो मटेरियल है उस मटेरियल पर वो किस चीज़ के बारे में क्या है, पूरा उसमें बायोडाटा उसका, पूरा उसका हिस्ट्री, उसके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसकी लिखी होनी चाहिए, ताकि कोई भी उसको जब देखेगा, प्रदर्शनी में जो लोग आएंगे देखने वाले, तो उसको देखेंगे तो उसको उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ करके समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से इसका क्या क्या महत्व है। अगला तीसरा, रोल प्लेइंग मेथड। तो रोल प्लेइंग मेथड जो है नाटक नौटंकी विधि भी कहते हैं, ठीक है। रोल प्ले करेगा कोई बच्चा, किसी भी चीज़ का रोल प्ले कर सकता है। तो रामलीला का होना सबसे बढ़िया उदाहरण है। रोल प्ले मेथड का सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा, रामलीला का होना। तो आप सभी ने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, रामलीला हर एक के शहर में चली होगी। तो ये रोल प्लेइंग मेथड है, यानी 2 या 2 से अधिक बच्चे मिलकर के रोल प्ले करते हैं। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी पे, ठीक है, बच्चे रोल प्ले करके कुछ परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये वही तरीका है नाटक नौटंकी विधि। तो एक्सप्रेशन ऑब्जर्वेशन का मौका मिलता है इसमें। तो बच्चा क्या करे, एक्सप्रेस कर पाएगा अपने आप को, और कुछ चीज़ों को जो बच्चे देख रहे हैं उसके अंदर ऑब्जर्वेशन की जो स्किल डेवलप होगी। रोल प्ले बेहतर तरीका है, ठीक है। रोल प्ले करना कैसा है, बेहतर तरीका है, और इससे रोल प्ले से एक्सप्रेशन, बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। समस्या समाधान कौशल निर्माण भी होता है, ठीक है। जब रोल प्ले कर रहा है, कोई समस्या आ गई तो उसका समाधान उसी टाइम पे बच्चा करेगा, तो इससे समस्या समाधान कौशल भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप होगी। तो शिक्षक को तुरंत फीडबैक मिल जाता है, शिक्षक को भी तुरंत फीडबैक मिल जाएगा इससे, ठीक है। बच्चा किस तरह का है, क्या चीज़ जो वो करना, जैसा करना चाहिए क्या वो वैसा कर रहा है। तो ये जो है रोल प्ले मेथड में क्या होगा, बच्चा कोई रोल प्ले कर रहा है तो टीचर उसको देखेगा, हाँ उसने किस तरह से रोल प्ले किया, ठीक है। तो टाइम कंज्यूमिंग है, ये भी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ठीक है। लार्ज ग्रुप के लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। तो कुछ ही बच्चे तो रोल प्ले कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि पूरी क्लास को रोल प्ले करवा दिया तो फिर देखेगा कौन, ठीक है। हर एक बच्चा अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, तो देखने वाला देखेगा कौन उसको फीडबैक देगा। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई हर एक लार्ज ग्रुप में करा सकते हैं। इफ़ेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ ही बच्चे कर पाएंगे, और टाइम कंज्यूमिंग इसलिए क्योंकि रोल प्ले होगा तो कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो अगला है चौथा, सिमुलेशन टीचिंग मेथड, यानी कि नकल शिक्षण विधि। तो रियल सिचुएशन जैसी परिस्थिति बना करके सिखाई जाती है। सिचुएशन ऐसी बनाई जाएगी जैसे रियल है,
है, तो लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम ली जाएगी। तो रोल प्ले मेथड से थोड़ा सा अलग है, सिमुलेशन मेथड जो है रोल प्ले मेथड से अलग है, अपनी बुद्धि का प्रयोग सिचुएशन के हिसाब से करना पड़ता है। यानी कि एक इसमें हमने रियल सिचुएशन जैसी परिस्थिति बना दी और उसमें बच्चे को उतार दिया कि चलो देखो तुम क्या कर सकते हो, इसमें ये समस्या तुम्हारे सामने आई है तो इसका क्या समाधान करोगे। तो एक तो बच्चा फ्रीडम होगा, ठीक है, और इन्वॉल्व भी होगा, तो रियलिस्टिक सिचुएशन में समस्या समाधान भी कर पाएगा। तो जैसे कि आपकी अदालत, रजत शर्मा क्या करते हैं, आपकी अदालत जो है रोज़ शो करते हैं टीवी पे, तो वो प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, इसमें फीडबैक भी तुरंत मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको सिमुलेशन टीचिंग मेथड में रियल सिचुएशन जैसी परिस्थिति बनाई जाती है, ठीक है। ये तो आर्टिफिशियल सिचुएशन होगी लेकिन वो बेस किस पर होगी, रियल पर, ठीक है, रियल लाइफ पर। फिफ्थ है केस स्टडी मेथड। तो केस स्टडी मेथड जो है व्यक्ति, घटना, समूह, संस्थान, इन सब की डीप स्टडी होती है और उसमें हर एक एस्पेक्ट को कवर किया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में ये स्टडी मेथड जो केस स्टडी मेथड हो सकता है, एक व्यक्ति का केस स्टडी देख सकते हैं, किसी घटना की केस स्टडी देख सकते हैं, किसी ग्रुप की केस स्टडी, किसी संस्थान की केस स्टडी। और केस स्टडी है क्या, केस स्टडी है डीप, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके उसकी एक एक जानकारी कर, ठीक है, एक एक एस्पेक्ट को देखना, तो ये डीप रिसर्च है। इसलिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें एग्जामाइन और एनालिसिस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें एग्जामाइन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। विश्लेषण की क्षमता बेहतर होगी अगर ये तरीके से हम किसी बच्चे को कुछ करवाएंगे, तो उसके अंदर विश्लेषण की क्षमता है, एग्जामाइन करने की, एनालाइज करने की जो स्किल है वो बेहतरीन होगी, क्योंकि इसमें हम डीप रिसर्च करते हैं और डीप रिसर्च तभी होगी जब हम उसको एनालाइज कर पाएँ, तो समस्या समाधान स्किल डेवलप होगी, ठीक है। कौन सी समस्या समाधान की स्किल, जहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप हो जाती है। तो अगला है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको हिंदी में मस्तिष्क उद्वेलन कहते हैं, ठीक है। तो विचारों का तूफान आ जाता है इसमें। तो आपको पता होगी कि ये किसने दिया था, ये एलेक्स एफ ऑसबॉर्न ने ये तरीका दिया। एलेक्स एफ ऑसबॉर्न ने ये जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग समस्या समाधान विधि जो है दी थी। तो इसमें क्या होगा, प्रोड्यूस डिफरेंट आइडिया इन ग्रुप। तो ग्रुप में तरह तरह के आइडियाज़ प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, ग्रुप में तरह तरह के अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। जो बुक है क्रिएटिविटी, ठीक है, तो क्रिएटिविटी बुक में जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग दिया हुआ है। तो फ्रीली आइडिया आएंगे इसमें बच्चों की तरफ से फ्रीली आइडिया आते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं होती, विचारों का तूफान आ जाता है, आइडियाज़ की बारिश होने लगेगी। तो बच्चों के सभी आइडियाज़ को लिखना है, किसी को भी रोकना नहीं है। जब बच्चे अपने आइडिया प्रस्तुत करेंगे तो उनके विचारों को इम्पोर्टेंस देनी है, हर एक विचार को लिखना है, किसी के भी विचार को रोकना नहीं है। और बाद में सभी आइडियाज़ पर डिस्कशन होगा, फिर जो बढ़िया तरीका होगा, जो बढ़िया विचार होगा, ठीक है, तो उसमें से हम बढ़िया विचारों को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है। इट इज़ ए एक्सीलेंट मेथड टू हेल्प अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट थिंक क्रिएटिवली। तो ये सबसे बेहतरीन एक्सीलेंट मेथड है कि भाई क्या करें, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी जो है, इसके अंदर इसके मेथड के द्वारा बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिविटी जो है बच्चे के अंदर डेवलप होती है। तो प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना है, लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करना है, और पीयर लर्निंग भी इससे बच्चा सीखेगा, ठीक है, साथ ही समूह के साथ में सीखेगा। मे नॉट बी इफेक्टिव विद लार्ज ग्रुप, तो ये भी बड़े ग्रुप के लिए इफेक्टिव नहीं है, छोटे ग्रुप के लिए ये तरीका सबसे बेस्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग। जो कोई समस्या है उसका समाधान भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो समस्या के विचार बच्चे लगातार प्रस्तुत करेंगे। अगला है सातवां टीम टीचिंग, समूह शिक्षण। तो टीचिंग के लिए पूरी टीम में दल शिक्षण कहते हैं इसको,
जैसे लेक्सिंगटन ने दिया था, जो कि कहाँ शुरू हुआ था, यूएसए में। तो लेक्सिंगटन के द्वारा टीम टीचिंग मेथड दिया गया। तो एक ही क्लास में 2 या ज़्यादा टीचर एक साथ पढ़ाते हैं। तो एक ही क्लास होगी, इसमें 2 से ज़्यादा टीचर या 2 होंगे या ज़्यादा टीचर होंगे, एक साथ पढ़ाते हैं। इसे और भी क्या कहा जाता है, इसे कोऑपरेटिव टीचिंग भी कहते हैं। हिंदी में कहेंगे सहायक शिक्षण। तो कोऑपरेटिव टीचिंग भी इसे कहा जाता है, ठीक है। टीम टीचिंग को कोऑपरेटिव टीचिंग कहता था, सहायक शिक्षण भी कहते हैं। ये 2 टीचर होंगे या ज़्यादा टीचर होंगे तो वो एक दूसरे की सहायता करेंगे, इसलिए वो टीचर हैं दोनों क्लास में। तो डिफरेंट सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर विद देयर असिस्टेंट्स, ठीक है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स होंगे, उनके साथ में उनका असिस्टेंट भी होगा। तो इस मेथड को फ्रांसिस कैपल ने 1956 में इसका महत्व बताया। तो ये जो टीम टीचिंग मेथड है, इसका महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस को बताया था 1956 में, 1956 में फ्रांसिस कैपल ने, वो भी अमेरिका के थे, ठीक है। तो लेकिन 1957 में इस मेथड पर लेक्सिंगटन ने कार्य किया। तो महत्व तो बता दिया फ्रांसिस कैपल ने, लेकिन जो कार्य किया वो किया था किसने, लेक्सिंगटन ने। इसलिए हमने पहले लेक्सिंगटन का नाम पढ़ा था टीम टीचिंग ग्रुप, समूह शिक्षण देने में। तो 1957 में लेक्सिंगटन ने कार्य किया, ठीक है। क्लासरूम में लागू किया जाता है, और वो भी लेक्सिंगटन ने ही क्लासरूम में इस मेथड को, टीम टीचिंग मेथड को लागू किया था यूएसए में। इस बात को ध्यान रखना है कि टीम टीचिंग को कोऑपरेटिव लर्निंग भी कहते हैं। अगला है 8वां ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड को हिंदी में कहते हैं अन्वेषण विधि और खोज विधि भी कहते हैं। तो ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड, इसको आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया, H फॉर ह्यूरिस्टिक और आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, अन्वेषण विधि। तो ह्यूरिस्टिक का मतलब है खोजना, ठीक है, खोजना, डिस्कवरी करना, किसी चीज़ को क्या करना, अन्वेषण करना, उसको खोजना। तो ये ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द है, जो कि ह्यूरिस्क शब्द से बना है, और इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ होता है आई फाइंड या फिर आई डिस्कवर। टू सर्च, टू डिस्कवर, लर्निंग बाय डूइंग, ये सभी चीज़ें इसी से संबंधित हैं कि सीख करके, ठीक है, सर्च करके सीखना, खोज करके सीखना, करके सीखना, ये सबसे बेस्ट बढ़िया तरीका है। तो बच्चा ही खोज करता है, बच्चा कैसा है, खोज करता, ठीक है। बच्चा डिस्कवरर है, ठीक है। तो स्वतंत्र अधिगम करता है, बच्चा क्या करता है, स्वतंत्र अधिगम करता है, बच्चा खुद से ही स्वतंत्र अधिगम कर सकता है, ठीक है। ये जो है इस मेथड में जो है आर्मस्ट्रॉन्ग मानते हैं। तो इस सेट ऑफ प्रैक्टिस रूल, ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, एक प्रैक्टिस सेट जो दिया जाएगा, ठीक है। रूल्स का एक प्रैक्टिस सेट होता है। तो जुगाड़ करने वाला एक्टिव एक्सप्लोरर है, बच्चा कौन है, एक्टिव एक्सप्लोरर, यानी कि स्वतंत्र अधिगम करता है, और बच्चा एक सक्रिय खोजकर्ता भी है ना, सक्रिय खोजकर्ता, या फिर करके सीखने पर जोर देता है ये विधि। बच्चा कैसा है, सक्रिय खोजकर्ता, खुद से ही खोजेगा और खुद ही करके सीखेगा। तो चाइल्ड सेंटर मेथड है, कंस्ट्रक्टिविज्म से प्रेरित है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावादी भी यही कहते हैं कि बच्चा सक्रिय खोज करता है अपने अधिगम का, ठीक है, स्वतंत्र अधिगम करता होता है, करके सीखता है, बच्चा एक खोज करता है, ठीक है, जुगाड़ करने वाला है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग है ये, है ना, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है ह्यूरिस्टिक मेथड, क्योंकि ये इंडिविजुअल नीड्स की चीज़ों पर ध्यान रखता है, ठीक है। प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता क्या है, उस चीज़ का ध्यान रखता है, इसलिए बढ़िया है। और हमें भी इंडिविजुअल नीड्स का, बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान रखना है। तो अब ये 2 तरीके हैं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है, और ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड होने में समस्या हो जाती है। कल की एक वीडियो है इंटेलिजेंट टेस्ट की, वो अभी तक अपलोड नहीं हुई है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई थी। तो ये भी लंबी वीडियो ना हो, इसलिए हम इसको अब आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, ठीक है। उसके बाद है क्या, उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड, कॉन्फ्रेंस मेथड, पैनल डिस्कशन, वर्कशॉप मेथड, और लास्ट है क्वेश्चनेयर मेथड, प्रश्नावली विधि।
तो बाकी का फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो हमारा पर्सनालिटी का, ये सब कुछ पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।